Hello everyone, let's start our today's topic. In the previous video, we discussed the light reaction where ATP and ADPH are formed as the final product. Today we talk about the dark reaction which use these product of the light reaction. तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया का, क्योंकि हमने फोटोसिंथेसिस जो है वो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस जो है यूकैरियोट्स में ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, लेकिन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस हमें देखने को मिलती है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में भी, जिसमें हम देखते हैं साइनोबैक्टीरिया जो ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे कहा जाता है। तो ये एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है और इसमें भी हमें ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस देखने को मिलती है। ऑक्सीजन ये रिलीज करता है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस उन्हें कहा जाता है ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। तो साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी की अगर हम बात करें तो इनमें हमें नाइट्रोजन फिक्सेशन देखने को मिलती है, मतलब कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं जिसे कहा जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजिनेज एंजाइम ये होता है। तो अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो उसमें ऑक्सीजन बनती है। ऑक्सीजन अगर यहाँ पे बनती है तो ये ऑक्सीजन नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है ऑक्सीजन सेंसिटिव होता है, मतलब इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है ये वर्क नहीं करता है और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट नहीं करेगा। तो साइनोबैक्टीरिया में स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे हेट्रोसिस्ट कहा जाता है, वहीं हमें नाइट्रोजन फिक्सेशन देखने को मिलती है। बाकी जो इसके सेल्स होते हैं उनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि हेट्रोसिस्ट में ही क्यों हमें नाइट्रोजन फिक्सेशन देखने को मिलती है। उन सेल्स में हमें क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है और ये क्लोरोप्लास्ट जो है इस तरह से क्लोरोप्लास्ट जो है वो स्कैटर्ड होता है। क्लोरोप्लास्ट का जो ग्रेना होता है वो स्कैटर्ड होता है। तो ये एक हमें इसमें ग्रेना नहीं देखने को मिलती है, ग्रेनल लैमेले की फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलती है, थैलाकॉइड की फॉर्मेशन इसमें देखने को मिलती है। इस तरह से ये थैलाकॉइड जो है वो स्कैटर्ड होते हैं। अगर थैलाकॉइड स्कैटर्ड है या डिस्क्रिएट फॉर्म में हमें देखने को मिलता है तो इसका मतलब है कि इसमें अप्रेस्ड रीजन नहीं देखने को मिलता है। देयर इज नो अप्रेस्ड रीजन इन दिस थैलाकॉइड स्ट्रक्चर। तो अगर अप्रेस्ड रीजन नहीं है, नॉन अप्रेस्ड पार्ट है, तो उसमें सिर्फ फोटोसिस्टम 1 ही प्रेजेंट होगा, नो फोटोसिस्टम 2। अगर फोटोसिस्टम 2 नहीं है तो इसका मतलब है कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होगा। अगर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होगा तो इसके अंदर ऑक्सीजन भी नहीं देखने को मिलेगी। तो इसलिए इस स्ट्रक्चर में ये क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर होता है इस सेल्स में, तो इसमें ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होती है, इसमें सिर्फ फोटोसिस्टम 1 ही प्रेजेंट होता है जो एटीपी की फॉर्मेशन करता है। तो ये स्पेशल स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं हमें साइनोबैक्टीरिया के कुछ सेल्स में। जो साइनोबैक्टीरिया के ये सेल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं हेट्रोसिस्ट। तो हेट्रोसिस्ट के अंदर का जो क्लोरोप्लास्ट होता है उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ थैलाकॉइड देखने को मिलते हैं, ग्रैनल लैमेला नहीं देखने को मिलता है। तो हेट्रोसिस्ट जो स्ट्रक्चर होता है या सेल्स होते हैं वही नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। उसी में हमें नाइट्रोजिनेज एंजाइम देखने को मिलता है जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करता है। जो बाकी इसके सेल्स के स्ट्रक्चर होते हैं वहाँ हमें ऑक्सीजन देखने को मिलती है और वहाँ पर का जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें ग्रेना देखने को मिलते हैं जो कि फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 उसमें दोनों प्रेजेंट होते हैं, जिस वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। और अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन वो नहीं करते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया का स्पेशल स्ट्रक्चर होता है या स्पेशल सेल्स होता है जिन्हें हेट्रोसिस्ट कहा जाता है, जो कि स्पेशल होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए। तो इस वजह से हमें इनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन देखने को मिलती है। ये हम डिटेल में आगे नाइट्रोजन जब हम चैप्टर डिस्कस करेंगे मिनरल न्यूट्रिशन उसमें डिटेल में भी इसे डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से ये ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस जो है वो करते हैं साइनोबैक्टीरिया। अब इसी तरह से जो C4 प्लांट्स होते हैं उनमें भी हमें देखने को मिलते हैं दो स्पेशल स्ट्रक्चर। इसमें जो लीव होती हैं C4 प्लांट्स की जो लीव होती हैं उन लीव्स में प्रेजेंट होते हैं मेसोफिल एंड बंडल शीथ सेल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। जो मेसोफिल इसमें होती है, मेसोफिल का जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें ग्रेना क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमें ग्रेना देखने को मिलते हैं। तो ग्रेना जहाँ भी प्रेजेंट होते हैं वहाँ फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 जो है वो प्रेजेंट होता है। जो मेसोफिल सेल्स हैं तो उसमें फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 दोनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो बंडल शीथ सेल्स होते हैं वो ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट इनमें देखने को मिलता है। ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट का मतलब है ग्रेनल लैमेले जो है वो अब्सेंट है, इसमें थैलाकॉइड प्रेजेंट होता है। अगर हम लीफ के स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरह अपर एपिडर्मिस होती है जिसे एडेक्सियल अपर कहा जाता है एंड मेसोफिल सेल्स देखने को मिलते हैं। देन इसमें हमें बीच में बंडलशीथ सेल्स देखने को मिलते हैं और ये एबेक्सियल लोअर जो एपिडर्मिस है वो है। तो ये जो बंडलशीथ सेल्स हैं इन बंडलशीथ सेल का जो क्लोरोप्लास्ट होता है इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर
ग्रेना जो होते हैं ग्रेनल लैमेले नहीं होते हैं, इसमें भी थैलाकॉइड होते हैं, जैसा कि हमने देखा साइनोबैक्टीरिया में, उसी तरह से सेम इसमें भी देखने को मिलते हैं। ये भी स्कैटर्ड होते हैं, डिस्क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से इनमें भी अप्रेस्ड रीजन प्रेजेंट नहीं होता है और फोटोसिस्टम 2 भी नहीं होता है। फोटोसिस्टम 2 नहीं होता है तो ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगी, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन इनमें इवॉल्व नहीं होती है। इसमें भी हमें फोटोसिस्टम 1 ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बंडल शीथ सेल और उनके क्लोरोप्लास्ट का। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है बंडल शीथ सेल्स का। बंडल शीथ सेल्स जो होते हैं इसमें हमें थैलाकॉइड देखने को मिलते हैं, सिंगल सेल थैलाकॉइड होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं ये। तो इस तरह के थैलाकॉइड को हम ए ग्रैनल थैलाकॉइड कहते हैं। तो बंडल शीथ सेल्स में हमें ए ग्रैनल देखने को मिलते हैं। तो इस तरह के थैलाकॉइड के अंदर फोटोसिस्टम 1 ही प्रेजेंट होता है। फोटोसिस्टम 2 प्रेजेंट नहीं है तो नो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होगा एंड ऑक्सीजन भी इसमें भी इवॉल्व नहीं होती है। और एक स्पेशल बात बताएं तो जो बंडल शीथ सेल्स होते हैं उसमें हमें एक एंजाइम देखने को मिलता है, दैट इज रुबिस्को एंजाइम। ये रुबिस्को एंजाइम जो है वो बंडल शीथ सेल्स में ही प्रेजेंट होता है। ये मेसोफिल सेल्स में और C4 प्लांट में एब्सेंट होता है। जो ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट होता है तो ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट हमें देखने को मिलता है इन केस ऑफ हेट्रोसिस्ट ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी में एंड इन बंडल शीथ सेल्स ऑफ C4 प्लांट में ये इस तरह का क्लोरोप्लास्ट होता है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं वेयर एंड हाउ ATP एंड NADPH इज यूज्ड। तो किस तरह से डार्क रिएक्शन में ये ATP और NADPH यूज्ड होते हैं और कहाँ इनका यूज होता है। डार्क रिएक्शन को अगर हम बात करें तो डार्क रिएक्शन को कहा जाता है C3 पाथवे इसे कहा जाता है, कैल्विन पाथवे इसे कहा जाता है एंड इट ऑल्सो नोन एज ब्लैकमैन रिएक्शन भी इसे ही कहा जाता है। ये इस पे लाइट का कोई रोल नहीं होता है, लाइट के इंडिपेंडेंट ये होती है, लाइट की ज़रूरत नहीं होती है इसे, लेकिन ये डिपेंडेंट होती है जो प्रोडक्ट होती हैं लाइट के उन पे ये डिपेंडेंट होती है। डार्क रिएक्शन अकर इन द स्टोमा रिएक्शन इसे कहा जाता है, स्टोमल रिएक्शन इसे कहा जाता है क्योंकि ये रिएक्शन स्टोमा के अंदर होती है और ये बायोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। बायोसिंथेसिस प्रोसेस क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस होती है, इसलिए हम इसे बायोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होती है या फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इसमें होती है एंड फॉर्मेशन ऑफ शुगर, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन इसमें देखने को मिलती है और ये यूज़ करती है ATP और NADPH का। इस तरह से ATP और NADPH हमें डार्क रिएक्शन में देखने को मिलते हैं। फर्स्टली हम बात करते हैं रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें। एक कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए या फिक्स करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं 3 ATP एंड 2 NADPH। क्योंकि डार्क रिएक्शन में फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज होती है और ग्लूकोज का अगर हम फॉर्मूला देखें वो होता है C6H12O6। ये है ग्लूकोज का फॉर्मूला जिसमें कि कार्बन जो है वो 6 होते हैं। तो यहाँ हमें ग्लूकोज में 6 कार्बन को फिक्स करना होता है। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स अगर हम करेंगे तभी ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी। एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 3 ATP चाहिए, 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए फिर कितने ATP चाहिए, तो 3 × 6 = 18 ATP चाहिए एंड एक को फिक्स करने के लिए 2 NADPH रिक्वायर्ड होते हैं तो 6 को फिक्स करने के लिए 12 NADPH रिक्वायर्ड होंगे। ये बात होगी ग्लूकोज की। आगे हम देखते हैं कि सुक्रोज की फॉर्मेशन में इस ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो सुक्रोज के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें 12 कार्बन होते हैं। तो अगर हम देखें 12 कार्बन को फिक्स करना पड़े तो उसके लिए हमें 36 ATP की रिक्वायरमेंट होगी एंड 24 NADPH की रिक्वायरमेंट होगी। इस तरह से हम ये रिएक्शन को आगे देखेंगे। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहे होते हैं तो उसमें फर्स्ट जो स्टेबल प्रोडक्ट बनता है दैट इज PGA और ये PGA जो बनता है 3 PGA मतलब कि इसमें 3 कार्बन होते हैं इस स्ट्रक्चर में। 3 कार्बन का मतलब है कि यहाँ पे 3 कार्बन फिक्स होंगे। तो 3 कार्बन के लिए हमें 9 ATP चाहिए और 6 NADPH जो है वो चाहिए। दिस PGA इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। फर्स्ट जो डार्क रिएक्शन हम देखते हैं तो उसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहे होते हैं तो पहला जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज PGA जो 3 कार्बन कंपाउंड होता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन।
C3 साइकिल केल्विन साइकिल इसे कहा जाता है। इसे डिस्कवर किया था मेल्विन केल्विन ने और उन्होंने एक्सपेरिमेंटल जो मटेरियल यूज़ किया था क्लोरेला एंड सेंडेमस को यूज़ किया था। यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है, इसका यूज़ किया था टू ट्रेस द पाथ ऑफ कार्बन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। इन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज़ किए थे कार्बन 14। इस तरह से एक प्लांट लिया जिसमें ये जो प्लांट इन्होंने यूज़ किया दैट इज़ क्लोरेला, और इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने यूज़ की दैट इज़ द आइसोटोपिक कार्बन को यूज़ किया। आइसोटोप ऑफ फर्स्ट इन्होंने सबसे पहले इसके आइसोटोप को देखा 3 PGA में, जो कि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है C3 साइकिल का। तो इस C3 साइकिल का जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है 3 PGA, अगर PGA की फुल फॉर्म बोलें तो फोटो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड ये होता है। इसे ट्रायोज शुगर भी कहा जाता है। तो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इज 3 कार्बन, हेंस इट नेम एज C3 साइकिल, तभी इसे C3 साइकिल कहा जाता है। C3 साइकिल की अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल कंबाइन करता है विद 5 कार्बन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल दैट इज RUBP, रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट के साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को एंजाइम और फॉर्मेशन ऑफ PGA की फॉर्मेशन करता है। PGA है फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड ये होता है। तो यहाँ हमें देखने को मिलते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA जिसमें कि 6 कार्बन होगी। अगर बात करें RUBP की, क्योंकि वो 5 कार्बन कंपाउंड है और एक कार्बन यहाँ कंबाइन करती है तो 6 यहाँ टोटल कार्बन है, तो एक PGA में 3 ही कार्बन होंगे, तो इसलिए 2 PGA बनते हैं, तब जाकर यहाँ पे 2 कार्बन कंपाउंड जो हैं वो कंप्लीट होते हैं जाता है। फर्स्ट जो प्रोसेस होती है केल्विन साइकिल, इसमें कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP होता है। कार्बन डाइऑक्साइड से के साथ RUBP कंबाइन करता है, तो फर्स्ट प्रोसेस केल्विन की है कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP। एंड जो फर्स्ट एंजाइम इस रिएक्शन में होता है दैट इज रुबिस्को। फर्स्ट एंजाइम इज रुबिस्को। रुबिलोज, बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज इस एंजाइम को कहा जाता है। एक कार्बन की अगर हम बात करें तो एक कार्बन की रिडक्शन के लिए 3 ATP और 2 NADPH रिक्वायर्ड होते हैं। और अगर हम इस रिएक्शन की बात करें तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है PGA, जिसे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कहा जाता है, जो 3 कार्बन कंपाउंड होता है। क्योंकि इसमें 3 कार्बन होते हैं तो इसे हम 3 PGA भी कहते हैं। 3 कार्बन इसके लिए ज़रूरी हैं। तो एक कार्बन के लिए 3 ATP और 2 NADPH लगते हैं। तो अगर हमें 3 कार्बन यहाँ रिक्वायर्ड हैं तो 3 कार्बन को फिक्स अगर हम कर रहे हैं उसके लिए रिक्वायर्ड होंगे 9 ATP एंड 6 NADPH, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय अगर हम 3 इनको करते हैं, क्योंकि हमें 3 कार्बन को फिक्स करना है तो एक कार्बन के लिए 3 ATP, 3 कार्बन के लिए मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 9 ATP एंड 6 NADPH जो है वो 3 कार्बन को फिक्स कर रहे हैं फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए। फाइनली जो प्रोडक्ट हमारा बनता है वो ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज में हमें देखने को मिलते हैं 6 कार्बन। तो 6 कार्बन को अगर हमने फिक्स करना है तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय 6 हम करके देखेंगे। फाइनली हमें टोटल में तो इतने ही कार्बन चाहिए, तो एक कार्बन को फिक्स करने के लिए 3 ATP, अगर 6 कार्बन को फिक्स करना है तो हमें मल्टीप्लाई बाय 6 करना पड़ेगा। तो 6 × 3 18 ATP लगेंगे, एंड साथ में 6 × 2 12 NADPH जो है वो रिक्वायर्ड होंगे अगर हमने 6 कार्बन को फिक्स करना है। तो इन दी फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज तो फूड बनता है, लेकिन उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है इन दी फॉर्म ऑफ सुक्रोज, और सुक्रोज की बात करें तो वो 12 कार्बन कंपाउंड होता है। सुक्रोज को ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो ट्रांसपोर्ट अगर हम सुक्रोज को करते हैं तो सुक्रोज के स्ट्रक्चर में 12 कार्बन होते हैं। अब हमें ये 12 कार्बन को फिक्स करना हो तो एक कार्बन के लिए 3 ATP, 12 के लिए हम मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे। एक कार्बन के लिए अगर 3 होते हैं तो 12 कार्बन के लिए मल्टीप्लाई बाय 12 करके देखेंगे। तो 12 कार्बन को फिक्स करने के लिए 12 × 3 36 ATP हमें रिक्वायर्ड है, एंड 12 × 2 24 NADPH रिक्वायर्ड होंगे अगर हम इसके सुक्रोज की फॉर्मेशन में जब हम इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये आउटलाइनिंग है जो हमें फाइनली करनी होती है डार्क रिएक्शन में। इतनी रिक्वायरमेंट हमें ज़रूरत है जब हम ग्लूकोज या सुक्रोज को बनाते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं रुबिस्को एंजाइम की। रुबिस्को की अगर हम बात करें तो रुबिस्को मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ होल बायोस्फीयर होता है। सिंपल प्रोटीन है, ये ग्लोबुलर प्रोटीन होती है। फर्स्ट एंजाइम जो केल्विन साइकिल का होता है दैट इज रुबिस्को। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पेस मेकर ऑफ द केल्विन साइकिल, इसे कहा जाता है।
इसका जो फंक्शन होता है ये बाई फंक्शनल एंजाइम है, दो तरह से ये काम करता है। कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी भी इसकी होती है, या तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ता है तो उसे कहा जाता है कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी, और इन केस ऑफ ऑक्सीजन कभी कभी ये ऑक्सीजन के साथ भी जुड़ता है। अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो तो ये ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है, और रुबिस्को अगर ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है तो उसे ऑक्सीजनेशन एक्टिविटीज़ कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं केसेस की जो रुबिस्को में हमें देखने को मिलते हैं। इस तरह से रुबिस्को का एंजाइम होता है और इसकी जो एक्टिव साइट होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी कैपेबल होती है और ऑक्सीजन को अटैच करने के लिए भी कैपेबल होती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है ऑक्सीजन से, नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर में हमें देखने को मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो रुबिस्को जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ता है और कार्बोक्सिलेशन करता है। रुबिस्को जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ता है तो इसमें हमें देखने को मिलता है 3 PGA की फॉर्मेशन होती है, दो कंपाउंड इसके बनते हैं, केल्विन साइकिल जो है वो देखने को मिलती है। ये नॉर्मल केसेस में होता है। बट इन केस अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है तो ये रुबिस्को अटैच्ड हो जाता है, ऑक्सीजनेशन करता है और ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है। इस तरह से RUBP ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड हो जाता है और इसमें हमें देखने को मिलता है, अगर ये ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड होता है तो इसमें हमें देखने को मिलते हैं 3 PGA भी बनता है। एक कंपाउंड हमें 3 PGA का देखने को मिलता है और एक इसमें कंपाउंड बनता है PG का। PG को कहा जाता है फोग्लाइकोलेट। तो फॉस्फोग्लाइकोलेट की फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। 2 कार्बन कंपाउंड होता है इसलिए 2 PG लिखा जाता है। PG का मतलब है फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो अगर ये ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है तो एक इसमें 2 PG बनता है और एक 3 PGA बनता है। ये होता है अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन जो है वो कॉम्पिटिटिव होते हैं। रुबिस्को जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी अटैच हो जाता है और ऑक्सीजन के साथ भी ये अटैच हो सकता है। दोनों एक्टिविटी ये शो करता है, जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है उसके साथ ये अटैच होता है। और अगर ये ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है तो इसमें 3 PGA बनता है जो फर्दर केल्विन साइकिल को ही परफॉर्म करता है, और इसमें जो 2 PGA बनता है, फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है 2 कार्बन कंपाउंड, ये करता है C2 पाथवे। क्योंकि इसमें 2 कार्बन है तो इसे C2 पाथवे कहा जाता है या फोटो रेस्पिरेशन कहा जाता है। तो इसमें ये फर्दर फिर फोटो रेस्पिरेशन C2 साइकिल को परफॉर्म करता है। तो ये भी हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम केल्विन साइकिल की अगर बात करें तो इसमें हमें 3 प्रोसेसेस देखने को मिलती है। फर्स्ट है इसमें कार्बोक्सिलेशन, सेकंड इज द रिडक्शन एंड थर्ड इज द रीजनरेशन। फर्स्ट हम बात करते हैं कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन जो होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है केल्विन साइकिल का। इसे कार्बोक्सिलेशन कहा जाता है क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP होता है। RUBP जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से अटैच्ड होता है, इसलिए इसे हम कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP कहते हैं। इसमें कोई यूज़ नहीं होता है, ATP और NADPH का यूज़ नहीं होता है। फर्स्टली इसमें सबसे पहले RUBP जो है वो अटैच होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और फॉर्मेशन ऑफ 3 PGA करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप है इसमें रिडक्शन का। रिडक्शन जो स्टेप होता है इसमें फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज देखने को मिलता है और इसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 2 ATP एंड 2 NADPH जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। थर्ड बात करते हैं हम स्टेप दैट इज रीजनरेशन, और रीजनरेशन स्टेप में रीजनरेशन ऑफ RUBP होता है। RUBP फर्दर इसमें बनता है जिसमें कि एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए एक ATP की ज़रूरत होती है। तो कंक्लूजन ये निकलता है, टोटल ओवरऑल ATP की बात करें तो एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए हमें फाइनली 3 ATP की ज़रूरत है और 2 NADPH की रिक्वायरमेंट होती है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं केल्विन साइकिल, जिसे C3 साइकिल भी कहा जाता है। फर्स्ट इसमें RUBP होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर से एंटर करती है विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है क्लोरोप्लास्ट में और क्लोरोप्लास्ट स्टोमा में ये एंटर करती है, और RUBP 5 कार्बन कंपाउंड होता है। ये कंबाइन करता है कार्बन डाइऑक्साइड से जो कि 1 कार्बन कंपाउंड होता है। तो टोटल यहाँ पे 6 कार्बन कंपाउंड ये होता है। इन दी प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रुबिस्को एंजाइम की हेल्प से ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू 3 PGA।
3PGA इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 3 कार्बन कंपाउंड होता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इसका नाम होता है। 3 कार्बन ये कंपाउंड होता है। तो टोटल यहाँ पे 6 कार्बन होते हैं और 3PGA में 3 कार्बन होते हैं। तो यहाँ हमें इसके देखने को मिलते हैं अनस्टेबल ये प्रोडक्ट होता है। तो 2 प्रोडक्ट इसके देखने को मिलते हैं और ये अनस्टेबल होता है। यहाँ हमें देखने को मिलती है फर्स्ट स्टेप होता है जो कि कार्बोक्सिलेशन होता है। तो कार्बोक्सिलेशन देखने को मिलती है। रूबिस को कंबाइन करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रूबिस को और फॉर्मेशन ऑफ 3PGA होता है। 2 प्रोडक्ट यहाँ पे हमें 3PGA के देखने को मिलते हैं। देन इसके बाद ये 3PGA कन्वर्ट होता है 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। इसको कन्वर्ट करने के लिए ATP की ज़रूरत होती है। 2 ATP यहाँ रिक्वायर्ड होते हैं and 2 ATP is converted into 2 ADP plus 2 PI और यहाँ पे बनता है 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो इसके भी 2 मॉलिक्यूल ही देखने को मिलते हैं क्योंकि 2 ही PGA के होते हैं। नेक्स्ट ये 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में ये कन्वर्ट होता है। तो इसके भी हमें 2 प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं और यहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस होती है। तो ये रिड्यूस होता है बाय द NADPH जो है वो रिड्यूस 2 NADPH इसमें रिड्यूस होते हैं इनटू 2 NADPI। 2 NADPH का ही यूज़ होता है टू कन्वर्ट दिस इनटू NADP पॉजिटिव में। तो यहाँ हमें रिडक्शन डिवीज़न देखने को मिलती है जो इसका सेकंड स्टेप होता है। रिड्यूस हो जाता है 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इनटू ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। तो इसके भी 2 प्रोडक्ट बनते हैं। इसका एक प्रोडक्ट जो है वो एंटर करता है पूल में और जो कि फर्दर ट्रायोज ये 3 कार्बन कंपाउंड होता है तो इसे ट्रायोज शुगर कहा जाता है। इसके 2 ट्रायोज शुगर जो है मिलकर हेक्सोज की फॉर्मेशन करते हैं और इस तरह से ग्लूकोज की फॉर्मेशन इस ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से होती है। और जो एक ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट होता है ये 3 कार्बन कंपाउंड है। एक हमें देखने को मिलता है ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ये फर्दर एंटर करता है और रीजनरेशन करता है RUBP की। तो इस तरह से थर्ड स्टेप रीजनरेशन का देखने को मिलता है और RUBP की रीजनरेशन जब होती है तो वहाँ पे एक ATP यूज़ हो जाती है। ATP से ADP की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरह से एक कार्बन को फिक्स करने के लिए हमें टोटल यहाँ पे 2 ATP यहाँ यूज़ होते हैं और एक ATP यहाँ होता है। तो 3 ATP जो है वो हमारे यूज़ होते हैं एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए। और NADPH की बात करें तो 2 NADPH जो हैं वो यूज़ होते हैं एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए। तो इस तरह से एक कार्बन को अगर फिक्स करना हो 2 NADPH और 3 ATP का यूज़ होता है। तो केल्विन साइकिल में हमें 6 कार्बन को फिक्स करना पड़ता है क्योंकि यहाँ फाइनल हमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करनी होती है जो 6 कार्बन कंपाउंड होता है। उसके लिए हमें 6 बार जो है 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने की ज़रूरत होती है। तो ये साइकिल जो है वो 6 टाइम चलती है। देन इसमें फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज देखने को मिलता है। तो इसके लिए अगर ये 6 टाइम चलेगी साइकिल तो उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है 18 ATP की एंड 12 NADPH की रिक्वायरमेंट होती है इस प्रोसेस को करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं वारबर्ग इफेक्ट। वारबर्ग जो इफेक्ट होता है, इन्होंने एक प्लांट लिया। इस प्लांट में अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है, हाई O2 अगर इस ऑक्सीजन अगर इस प्लांट को मिलता है तो इसकी जो यील्ड होती है दैट इज़ डिक्रीज हो जाती है। इसकी जो क्वांटम यील्ड है वो डिक्रीज कर जाती है, जिससे कंक्लूजन ये निकलता है इनहिबिशन ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो डिक्रीज हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड एज वारबर्ग इफेक्ट। नेक्स्ट है डेकर एंड टिज़ो इफेक्ट। इसे कहा जाता है जब प्लांट है उसको हाई लाइट इंटेंसिटी अगर मिलती है, अगर वो ऑक्सीजन का अपटेक करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, इस प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। फोटो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होती है इसे C2 साइकिल भी कहा जाता है, ग्लाइकोलेट साइकिल कहा जाता है या PCO पाथवे इसे कहा जाता है। PCO का मतलब है फोटोसिंथेटिक केमिकल ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसमें 3 सेल ऑर्गेनेली जो हैं वो इन्वॉल्व करती हैं और उनका सीक्वेंस होता है क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये 3 ऑर्गेनेलीज जो हैं इस रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होती हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये 3 ऑर्गेनेली हैं, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले अगर हम बात करें, ये प्रोसेस हम तब देखने को मिलती है जब लाइट की इंटेंसिटी जो है वो हाई होती है। इन हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑक्सीजन जो है वो अगर ज़्यादा है तो RUBP के साथ ऑक्सीजन जो है वो अटैच्ड हो जाती है और फॉर्मेशन ऑफ 2PG
2 फॉस्फोग्लाइकोलेट की फॉर्मेशन करता है एंड 3 पीजी की फॉर्मेशन करता है। ये जो 3 पीजीए होता है ये C3 साइकिल को ही फॉर्म करता है, मतलब इसमें हमें C3 साइकिल ही देखने को मिलती है। और अगर हम 2 पीजीए की बात करें तो 2 पीजी जो है फॉस्फोग्लाइकोलेट जो है वो फॉस्फेट को रिमूव करता है और ग्लाइकोलेट की फॉर्मेशन करता है, ये क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलता है। देन इसके बाद ये ग्लाइकोलेट एंटर करता है पेरोक्सिसोम में और ग्लाइकोलेट जो है वो कैटालेज करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालेज एंजाइम। इसमें जो ऑक्सीजन होती है वो रिमूव हो जाती है और वाटर के साथ अटैच्ड होके पेरोक्सिसोम की फॉर्मेशन करती है। कैटालेज एंजाइम की हेल्प से ये होती है पेरोक्सिसोम की फॉर्मेशन, H2O2 की फॉर्मेशन, ग्लाइकोलेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइऑक्सिलेट में। देन ये ग्लाइऑक्सिलेट जो है वो ग्लाइसिन में कन्वर्ट होता है और देन इसके बाद ये एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में जो ग्लाइसिन एंटर करता है 2 ग्लाइसिन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में जब 2 ग्लाइसिन एंटर करते हैं वो रिलीज कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से टूट जाती है और अमोनिया भी रिमूव हो जाता है, NH4 भी रिमूव हो जाता है। ये अमोनिया जो है वो फर्दर हमें देखने को मिलता है, मतलब इसकी फिक्सेशन जो है वो हो जाती है और CO2 जो है वो फर्दर जो है वो C3 साइकिल में इन्वॉल्व होता है। देन इसके बाद सेरिन की फॉर्मेशन देखने को मिलती है और ये सेरिन जो है फिर माइटोकॉन्ड्रिया से फर्दर एंटर करता है पेरोक्सिसोम में और वहाँ ब्रेक होता है इनटू हाइड्रोक्सी पाइरुवेट में। देन इसके बाद ग्लिसरेट बनता है और ग्लिसरेट जो है वो फिर एंटर करता है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में जब ग्लिसरेट एंटर करता है तो ATP को यूज़ करके ये ADP में कन्वर्ट करता है और 3 पीजीए की फॉर्मेशन फर्दर इसमें देखने को मिलती है। तो इस तरह से ये साइकिल चलती है जिसे कहा जाता है फोटो रेस्पिरेशन। अगर हम फोटो रेस्पिरेशन की समरी की बात करें तो ये एक वेस्टफुल फिनोमिना है बिकॉज इसमें लॉस ऑफ कार्बन होता है, नो फॉर्मेशन ऑफ शुगर, ना ही इसमें ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है और ना ही फॉर्मेशन ऑफ ATP और NADPH होता है, बल्कि इसमें यूज ऑफ ATP देखने को मिलता है और लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें होता है। C3 और C4 की अगर हम बात करें तो C3 और C4 प्लांट की अगर हम बात करें, जो C3 प्लांट्स होते हैं उसके जो मेसोफिल सेल्स होते हैं उनके मेसोफिल सेल का जो क्लोरोप्लास्ट होता है उस क्लोरोप्लास्ट में इस तरह से ग्रेना प्रेजेंट होते हैं जिन्हें ग्रेनल लैमेले कहा जाता है। ये इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। इसके अप्रेस्ड रीजन और नॉन अप्रेस्ड रीजन होते हैं जिनमें कि फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 प्रेजेंट होता है। इनमें दोनों सिस्टम प्रेजेंट होते हैं और जो फोटोसिस्टम 2 होता है उसमें फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है यहाँ पे इवॉल्व होती है और ऑक्सीजन अगर यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन में होगी तो ये रुबिस्को एंजाइम जो है वो ऑक्सीजन के साथ भी अटैच्ड होता है अगर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा हो। और अगर रुबिस्को ऑक्सीजन के साथ अटैच हो तो हमें देखने को मिलती है प्रोसेस फोटो रेस्पिरेशन जिसे C2 साइकिल कहा जाता है। तो C3 प्लांट्स में हमें फोटो रेस्पिरेशन देखने को मिलती है, इन कंपैरिजन टू C4 प्लांट में ये नहीं देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं C4 प्लांट और C4 प्लांट में हमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं देखने को मिलता है। ये जो लीफ होती है इनके लीफ में हमें देखने को मिलते हैं अपर एपिडर्मिस होती है, लोअर एपिडर्मिस होती है, मेसोफिल सेल्स होते हैं और बीच में बंडशील सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जो इसमें मेसोफिल सेल्स होते हैं इन मेसोफिल सेल्स में रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। इन केस ऑफ C4 प्लांट उनके मेसोफिल सेल्स में रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है और इसके जो बंडशील सेल्स होते हैं उनमें ये रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट होता है। लेकिन बंडशील सेल्स जो होते हैं वो ए ग्रैनल होते हैं, इनका क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ए ग्रैनल होता है। मान लो ये हमारे पास बंडशील सेल्स है और इसका ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में जो ग्रेना देखने को मिलते हैं वो ग्रेना, इसमें ग्रेना ना होकर सिर्फ थैलाकॉइड प्रेजेंट होते हैं जो स्कैटर्ड होते हैं। अब थैलाकॉइड अगर स्कैटर्ड हैं तो इसमें जो है नॉन अप्रेस्ड रीजन ही प्रेजेंट होता है, अप्रेस्ड रीजन इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। अगर इसमें अप्रेस्ड रीजन नहीं है तो फोटोसिस्टम 2 भी इसमें अब्सेंट होता है, फोटोसिस्टम 2 इसमें नहीं होता है जिसकी वजह से फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होता है और ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो भी इसमें प्रेजेंट नहीं होती है। तो ऑक्सीजन अगर इसमें प्रेजेंट ही नहीं है तो रुबिस्को तो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड हो ही नहीं सकता है, इसके पास ऑप्शन ही नहीं है कि वो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड हो। और अगर ऑक्सीजन के साथ ही अटैच्ड नहीं हो सकता है तो फोटो रेस्पिरेशन यहाँ देखने को नहीं मिल सकता, इसलिए C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है ड्यू टू ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट इसका होता है। अगर हम बात करें C4 प्लांट की तो C4 प्लांट में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि इनकी जो ट्रांसपिरेशन रेशो होती है, ट्रांसपिरेशन रेशो अगर हम निकालते हैं इसकी तो एक
कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 250 वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। कंपैरेटिवली C3 प्लांट से तो ये बेटर हैं, इनमें 250 जो है वो ट्रांसपिरेशन इसकी होती है। और फोटो रेस्पिरेशन इसमें नहीं होता है क्योंकि ये ए ग्रैनल होते हैं। इनके बंडल शीथ सेल्स जो होते हैं उसमें रुबिस्को जो प्रेजेंट होता है उसमें ऑक्सीजन जो है वो अटैच ही नहीं हो पाती है, जिस वजह से इसमें फोटो रेस्पिरेशन भी हमें देखने को नहीं मिलता है। अगर हम C4 प्लांट के स्ट्रक्चर की बात करें या क्लोरोप्लास्ट के डायमॉर्फिज्म की बात करें तो इनका जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें हमें मेसोफिल सेल्स देखने को मिलते हैं एंड बंडल शीथ सेल देखने को मिलते हैं। ये हमारे पास एक लीफ का स्ट्रक्चर है, अपर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस है एंड दीज आर द मेसोफिल सेल्स। और मेसोफिल सेल्स जो होते हैं वो नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट की तरह ही होते हैं। इसमें बोथ फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 प्रेजेंट होता है, लेकिन इस मेसोफिल सेल में रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। और जो बंडल शीथ सेल्स होते हैं ये हमारे पास बंडल शीथ सेल्स हैं। बंडल शीथ सेल जो होते हैं ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट होता है, स्कैटर्ड होते हैं इनके थैलाकॉइड, ए ग्रैनल उसको कहते हैं, जिसमें कि अप्रेस्ड रीजन जो है वो देखने को नहीं मिलता है, नॉन अप्रेस्ड रीजन ही प्रेजेंट होता है, जिस वजह से उसमें फोटो सिस्टम 1 ही प्रेजेंट होता है। लार्ज साइज क्लोरोप्लास्ट इनका होता है, टाइटली ये पैक्ड होते हैं, फोटो सिस्टम 2 इनमें एब्सेंट होता है, तो नो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं देखने को मिलता है, ऑक्सीजन का इवोल्यूशन इसमें नहीं होता है, तो नो इवोल्यूशन ऑफ गैसेस होता है, इम्परवियस टू ये गैसेस होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं C3 और C4 प्लांट की। तो C3 प्लांट जो होते हैं वो हाई लाइट इंटेंसिटी को टॉलरेट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से फोटो रेस्पिरेशन इनमें देखने को मिलता है और इसकी प्रोडक्टिविटी फिर लो हो जाती है। C4 प्लांट की बात करें तो हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट को टॉलरेट वो करते हैं, हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं, ट्रॉपिकल एरिया में प्रेजेंट होते हैं, इनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है और इनकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होती है और इनमें जो एनाटॉमी देखने को मिलती है उसे क्रेंज एनाटॉमी कहा जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं C4 प्लांट जो है वो कौन से पाथवे को फॉलो करते हैं। तो इसमें हमें 2 पाथवे देखने को मिलते हैं। C4 पाथवे जिसे हेचन स्लैक पाथवे कहा जाता है, तो ये देखने को मिलते हैं मेसोफिल सेल एंड बंडल शीथ सेल दोनों में ये प्रेजेंट होता है। और C3 पाथवे भी इन प्लांट्स में देखने को मिलता है। C3 पाथवे है कैल्विन साइकिल, तो बंडल शीथ सेल जो होते हैं उनमें कैल्विन साइकिल भी देखने को मिलती है C4 प्लांट में। तो C4 प्लांट की बात करें तो C4 प्लांट कौन कौन से हैं? मोनोकॉट्स भी हो सकते हैं और डाइकॉट भी हो सकते हैं। तो मोनोकॉट हैं जैसे गिरैमिनी या पोएसी फैमिली जो होती है वो होती है, एक्सेप्ट व्हीट, राइस और बार्ले जो हैं वो C3 प्लांट हैं, वो C4 प्लांट नहीं है। मेज, शुगर केन, पेनिकम, पर्ल मिलेट, बाजरा जिसे कहते हैं वो C4 प्लांट है, या साइप्रेसी फैमिली, साइप्रस जिसे कहते हैं वो भी C4 प्लांट है। डाइकॉट की बात करें, एमेरेंथस हो गया, चिनोपोडियम, आर्टिप्लेक्स, यूफोर्बिएसी, पोर्टुलिका, बोरीविया, ये सभी कैसे हैं? डाइकॉट प्लांट हैं और ये C4 प्लांट्स इन्हें हम कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं C4 पाथवे जिसे हेचन स्लैक पाथवे कहा जाता है। तो ये देखने को मिलता है C4 प्लांट्स में, जिसमें कि हमें देखने को मिलते हैं मेसोफिल सेल्स एंड बंडल शीथ सेल। मेसोफिल सेल्स की बात करें तो इनका जो स्टोमेटा होता है इस तरह से अपर एपिडर्मिस में हमें स्टोमेटा देखने को मिलता है। ये स्टोमेटा ओपन जब होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड इससे एंटर करती है। पेप के साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड अटैच कर दिया इन द फॉर्म ऑफ HCO3 नेगेटिव कंपाउंड, और पेप्केज एंजाइम की हेल्प से फर्स्ट प्रोडक्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, दैट इज ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड ये होता है। देन इसके बाद ये कन्वर्ट होता है इनटू मैलिक एसिड, जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ NADPH का यूज करके NADP पॉजिटिव जो है वो बनाता है, और यहाँ पे NADPH का यूज़ होता है मैलिक एसिड बनाने के लिए, और एंजाइम इसके लिए रिक्वायर्ड होता है NADP मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है वो यूज़ होता है। देन ये मैलिक एसिड जो है वो एंटर करता है फिर बंडल शीथ सेल में। बंडल शीथ सेल में ये मैलिक एसिड जो है वो कन्वर्ट होता है इनटू पायरुविक एसिड और इनटू कार्बन डाइऑक्साइड इससे रिलीज आउट हो जाती है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ इसमें एक NADP का यूज करके NADPH की फॉर्मेशन इसमें होती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैल्विन साइकिल में फिर फर्दर एंटर करती है। तो बंडल शीथ सेल में हमें C3 साइकिल फिर देखने को मिलती है, और ये मैलिक एसिड जो है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है बाय द एंजाइम NADP मैलेट एंजाइम। देन ये पायरुविक एसिड एंटर करता है फिर से मेसोफिल सेल्स में, और पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है इनटू पेप एंजाइम में भी इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पर एक ATP
2 ATP का यहाँ पे यूज़ होता है क्योंकि AMP बनता है, एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट बनता है, तो 2 ATP का यूज़ यहाँ हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम PPDK, जिसे पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज जिसे कहा जाता है। उस एंजाइम का यूज़ करके ये पायरुविक एसिड जो है वो कन्वर्ट होता है पेप में। तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इसका होता है दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, C4ACD इसे कहा जाता है, 4 कार्बन कंपाउंड ये होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑल सेल्स कंटेन एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो फर्स्ट हमने देखा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो यहाँ पर वाटर के साथ रिएक्ट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज और कन्वर्ट होती है H2CO3 में, जो कि वीक एक एसिड होता है। देन इसके बाद फर्दर जो कार्बोनिक एसिड है वो इसको कन्वर्ट करते हैं इनटू H पॉजिटिव प्लस HCO3। ये HCO3 जो है फिर पेप के साथ कंबाइन होके ऑक्सैलो एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन करता है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज सभी लिविंग सेल्स में हमें देखने को मिलता है। तो कंपेयर करें अगर हम C3 और C4 प्लांट्स को, तो C3 प्लांट में एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 3 ATP की रिक्वायरमेंट होती है और 2 NADPH की रिक्वायरमेंट होती है। C4 प्लांट की बात करें तो एक कार्बन डाइऑक्साइड को जब फिक्स कर रहे होते हैं तो उसमें C4 प्लांट जो होते हैं मेनली इनमें मिजोफिल सेल्स होते हैं और बंडलशीथ सेल्स होते हैं। बंडलशीथ सेल्स में जो है वो कैल्विन साइकिल भी हमें देखने को मिलती है। तो एक कैल्विन साइकिल में हमें 3 ATP और 2 NADPH की रिक्वायरमेंट होती है। और मिजोफिल जो सेल्स होते हैं उसमें भी हम 2 ATP का यूज़ करते हैं इन केस ऑफ C4 प्लांट। तो ओवरऑल अगर हम बात करें C4 प्लांट में 5 ATP और 2 NADPH की रिक्वायरमेंट होती है एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए। तो फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्लूकोज इन C3 प्लांट, ओवरऑल ATP की बात करें तो 18 ATP और 12 NADPH लगते हैं। और इन केस ऑफ C4 प्लांट 30 ATP और 12 NADPH जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं एक ग्लूकोज की फॉर्मेशन करने के लिए। C4 प्लांट की बात करें तो इट लैक फोटो रेस्पिरेशन। इनिशियली अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले जो फिक्स होती है, इनिशियली फिक्सेशन होती है मेसोफिल सेल्स में और फाइनल फिक्सेशन होती है बंडलशीथ सेल्स में। और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने के लिए जो एंजाइम होता है, इनिशियली एंजाइम दैट इज पेपकेज एंजाइम मेसोफिल सेल में रिक्वायर्ड होता है और फाइनल एंजाइम जो है रुबिस्को जो है बंडलशीथ सेल में फिक्स करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। नेक्स्ट बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट की। इनिशियल प्रोडक्ट होता है इसका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एंड फाइनल प्रोडक्ट होता है 3PGA 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। नेक्स्ट बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर की। तो C4 प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, प्राइमरी एक्सेप्टर होता है पेप, 3 कार्बन कंपाउंड होता है और फाइनल कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर होता है दैट इज RUBP। पेपकेज एंड पेपको जो हैं फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज मेसोफिल सेल्स में होते हैं, रुबिस्को जो है इन बंडलशीथ सेल्स होता है ऑफ C4 प्लांट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैम पाथवे। कैम पाथवे हमें देखने को मिलता है, इसे कहा जाता है क्रोसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट एब्जॉर्ब इन द प्लांट ऑफ क्रोसुलेसी फैमिली ब्रायोफाइलम में देखने को मिलता है। अदर मेंबर जैसे अपोइंशिया हो गया, कैक्टस हो गया, एलो हो गया, जितने भी जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं उनमें या हमें ये देखने को मिलता है कैम पाथवे। कैम पाथवे के लिए जो स्टोमेटा रिक्वायर्ड होता है दैट इज संकन स्टोमेटा होता है। ये मेसोफिल सेल्स में इम्बेडेड होता है, एपिडर्मिस में इम्बेडेड होते हैं। स्कोटोपिक स्टोमेटा ये होते हैं, मतलब है ओपन इन द नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग द डे। ये देखने को मिलते हैं यूफोर्बिया प्लांट्स में। यूफोर्बिया प्लांट जो होते हैं सिलिंड्रिकल फाइलोक्लेड होते हैं, इन लीफ लाइक इनकी स्टेम होती है। तो स्टेम जो है वो फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करती है और इनकी जो लीफ होती है वो चेंजेस इनटू स्पाइन होती है। इन्हें पेट्रोक्रॉप्स भी कहा जाता है। इस तरह से हमें देखने को मिलता है यूफोर्बिया। इसमें C3 साइकिल, C4 साइकिल एंड कैम पाथवे तीनों चीज़ें जो हैं वो होती हैं। कैम पाथवे में जो मेसोफिल सेल्स होते हैं ड्यूरिंग द नाइट, इनके जो मेसोफिल सेल्स होते हैं वो स्टोमेटा इनके ओपन होते हैं। ड्यूरिंग द नाइट स्टोमेटा ओपन होंगे और स्टोमेटा जब ओपन होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है, पेप के साथ ये कंबाइन करके ऑक्सैलो एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन करती है एंड NADPH का यूज़ करके मैलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। और ये मैलिक एसिड जो है वो वैक्यूल में ही इम्बेडेड होता है। जैसे ही ड्यूरिंग द डे दिन का टाइम होता है तो ये मैलिक एसिड जो है
मेसोफिल सेल्स के जो वैक्यूल है उससे बाहर निकलता है और ये मैलिक एसिड जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है और पायरुविक एसिड की फॉर्मेशन कर देता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैल्विन साइकिल में एंटर करती है। पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड बैक इनटू फॉस्फोइनोल पायरुवेट, पेप में ये फर्दर कन्वर्ट हो जाता है, विच देन फिक्स द कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को नाइट में फिक्स करता है। हम समरी की बात करें कि किस तरह से ये फॉर्मेशन होती है। ड्यूरिंग द डार्क स्टोमेटा ओपन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है, कार्बन डाइऑक्साइड पेप के साथ मिलकर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाता है और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मैलिक एसिड बनाता है। फिर ये मैलिक एसिड जो है वो स्टोर हो जाता है वैक्यूल में, जिसे हम डार्क एसिडिफिकेशन कहते हैं। ड्यूरिंग द लाइट या डे स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं और मैलिक एसिड रिलीज हो जाता है वैक्यूल से। मैलिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट हो जाती है और पायरुविक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर जाती है कैल्विन साइकिल में और फर्दर फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज देखने को मिलता है। तो इसे लाइट डी एसिडिफिकेशन कहते हैं। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस की अगर बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, तो इनमें डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं जिनमें कि हमें ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस देखने को मिलती है। तो बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ग्रीन बैक्टीरिया होते हैं एंड पर्पल बैक्टीरिया होते हैं। जो ये साइनोबैक्टीरिया होते हैं जिन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है, ये ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब इनमें ऑक्सीजन इवॉल्व होती है लेकिन इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। तो ये पिगमेंट इनमें प्रेजेंट होता है जिसे क्रोमेटोफोर कहते हैं, उनमें हमें देखने को मिलती है फोटोसिंथेसिस। सेकेंड हम बात करते हैं ग्रीन बैक्टीरिया की। इनमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोसोम, जिनमें कि ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, बट ये एनऑक्सीजेनिक होते हैं। तो ये ग्रीन बैक्टीरिया एंड पर्पल बैक्टीरिया कैसे होते हैं, एनऑक्सीजेनिक होते हैं, मतलब इनमें ऑक्सीजन जो है वो रिलीज नहीं होती है। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस, इनमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, उसे क्रोमेटोफोर बोलते हैं, उसमें ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। अगर हम इनकी बात करें, फर्स्ट हम बात करते हैं जैसे बीजीए, देन ग्रीन बैक्टीरिया एंड पर्पल बैक्टीरिया। तो ग्रीन बैक्टीरिया में क्रोमेटोफोर होते हैं जिनमें की फोटोसिंथेसिस होती है, और ग्रीन बैक्टीरिया में क्लोरोसोम होता है एंड पर्पल बैक्टीरिया में भी क्रोमेटोफोर होते हैं। ब्लू ग्रीन जो एल्गी होती है उसमें फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 प्रेजेंट होता है, जिसमें कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ये करते हैं, ऑक्सीजन इनमें इवॉल्व होती है, तो ये होते हैं ऑक्सीजेनिक। और ग्रीन बैक्टीरिया एंड पर्पल बैक्टीरिया, इनमें ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होती है, नो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होती है, तो इनमें ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होती है। तो इनमें सिर्फ और सिर्फ फोटोसिस्टम 1 ही प्रेजेंट होता है, फोटोसिस्टम 2 इनमें प्रेजेंट नहीं होता है। नो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, नो इवोल्यूशन ऑफ गैस, एन ऑक्सीजनिक ये होते हैं। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस, जिसे एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। तो इनमें सिर्फ फोटोसिस्टम 1 ही प्रेजेंट होता है और इनका जो रिएक्शन सेंटर होता है वो बैक्टीरियल 870 होता है या 890 होता है, जिनमें कि ये मोर देन 870 की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसे कहा जाता है इंफ्रारेड रेडिएशन। तो ये यूज़ करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन को। इनमें जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, फोटोसिस्टम 2 अब्सेंट होता है, जेट स्कीम अब्सेंट होती है, नो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है इनमें, नो इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, ओनली फोटोसिस्टम 1 प्रेजेंट होता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इनमें देखने को मिलता है। क्लोरोफिल ऑफ बैक्टीरिया को कहा जाता है बैक्टीरियल क्लोरोफिल, और इलेक्ट्रॉन डोनर जो इसमें होते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, H2S इसमें इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। फर्स्ट हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस अगर आर्की बैक्टीरिया की। तो आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं नॉन क्लोरोफिल होते हैं बेस्ड ऑन फोटोसिंथेसिस। फॉर एग्जांपल अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, हेलोबैक्टीरियम सेलिनेरियम, ये एक हेलोफाइल है। आर्की बैक्टीरिया की अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो इन्हें हम एक्सट्रीमोफाइल कहते हैं, क्योंकि एक्सट्रीम टेम्परेचर को ये टॉलरेट करते हैं। इनकी 3 क्लासेस हैं। फर्स्ट इज मिथेनोजेंस, जो मार्शी एरिया में प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल मिथेनोकोकस, मिथेनोबैक्टीरियम। सेकेंड इज द हेलोफाइल्स, जो सॉल्टी एरिया में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हेलोबैक्टीरियम सेलिनेरियम, तो ये सॉल्टी कंडीशन या सॉल्टी एरिया में प्रेजेंट होते हैं। थर्ड हम बात करते हैं थर्मोएसिडोफिल, जो हाई टेम्परेचर लो पीएच या एसिडिक पीएच को टॉलरेट करते हैं, फॉर एग्जांपल थर्मस एक्वेटिकस। तो ये थी क्लासिफिकेशन आर्की बैक्टीरिया की। तो आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं एन ऑक्सीजेनिक होते हैं। तो इनमें जो अगर हम बात करें
इनकी जो मेम्ब्रेन होती है, इस तरह से मेम्ब्रेन पे एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, उस पिगमेंट को कहा जाता है बैक्टीरियोरोडोप्सिन। ये पर्पल कलर का होता है पिगमेंट, जैसे कि ये सिमिलर पिगमेंट होता है जो रोडोप्सिन आई में प्रेजेंट होता है, रेटिना में विजुअल पर्पल जो प्रेजेंट होता है उसी पिगमेंट की तरफ ही सिमिलर होता है ये बैक्टीरियोरोडोप्सिन। इस तरह से मेम्ब्रेन में ये प्रेजेंट होता है। ये हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है और ये पंप करता है इनसाइड द ल्यूमन, जो है वो प्रोटॉन को पंप करता है, जिससे इनसाइड जो है वो प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो है जनरेट होती है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन से जो है ये प्रोटॉन हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जो है वो मूव करते हैं और एटीपी की फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से प्रोटॉन पंप जो है वो लाइट से ही यहाँ पे देखने को मिलता है। एक्ट एज ए लाइट ड्राइवन प्रोटॉन पंप जो है वो लाइट से देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को जो इफेक्ट करते हैं फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर एंड इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर है फर्स्ट लाइट, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दीज आर द एक्सटर्नल फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को, अगर इनकी जो है वो इंटेंसिटी कम या ज़्यादा हो, जिस वजह से फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होती है। इंटरनल फैक्टर की बात करें तो एंड प्रोडक्ट, स्टोर्ड जो फूड होता है वो, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, लीफ का स्ट्रक्चर, लीफ की एज और लीफ की कैनोपी जो है वो इंटरनल फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को। फर्स्ट हम बात करते हैं ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ब्लैकमैन लॉ जो है वो मॉडिफिकेशन है लिबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम की। इफ एनी केमिकल रिएक्शन, कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन है वो कंट्रोल होती है 2 और मोर फैक्टर्स से, then the rate of reaction will be determined by the factor which are present in the minimum or lowest amount। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, उसमें 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर प्रेजेंट हैं, तो उस रिएक्शन की जो रेट है उसको डिटरमाइन करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट में वहाँ या लोएस्ट अमाउंट में फैक्टर प्रेजेंट है उससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक लीफ है और लीफ में ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल इसमें है, वाटर भी इसमें प्रॉपर है और ऑक्सीजन भी इसमें प्रॉपर है, ऑप्टिमम जितनी इसको ज़रूरत है उतने अमाउंट में दिया जा रहा है। लेकिन अगर लाइट जो है इंटेंसिटी, अगर हम इसको लो लाइट इंटेंसिटी अगर हम इस लीफ को दे रहे हैं तो इसका जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा। और वो डिक्रीज हुआ क्योंकि हमने इसमें लाइट इंटेंसिटी जो है वो कम दी है। तो अगर इसमें बहुत ज़्यादा फैक्टर हैं, 2 और मोर फैक्टर हैं, लेकिन इसकी जो अगर हमने इस मिनिमम फैक्टर इसमें जो दिया है दैट इज़ लो इंटेंसिटी, तो इस मिनिमम इंटेंसिटी से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सी जो है वो फैक्टर इसको अफेक्ट कर रहा है, दैट इज़ द ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस में फर्स्ट बात करते हैं लाइट का। तो लाइट की ड्यूरेशन, क्वालिटी और उसकी इंटेंसिटी जो है वो अफेक्ट करती है फोटोसिंथेसिस को। लाइट इंटेंसिटी की बात करें तो इस तरह से हमने एक लाइट इंटेंसिटी चार्ट बनाया है और दूसरी तरफ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। नॉर्मल जो है वो लाइट इंटेंसिटी में जो है मिनिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हमें देखने को मिलता है, लेकिन अगर लाइट इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज कर दी जाए तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो स्टेबल हो जाएगा। बिकॉज एट हाई लाइट इंटेंसिटी द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है वो सोलराइज्ड हो जाएंगे और वो टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से इसका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगा, जो कि स्टेबल या देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं लाइट की क्वालिटी। तो रेड लाइट इज मोर एफिशिएंट फॉर फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट इज द ब्लू लाइट। लाइट जो रेड और ब्लू लाइट होती हैं वो मोर एफिशिएंट होती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। क्लोरोफिल ए जो है उसमें चीफ पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए, तो मोर इन द रेड देन द ब्लू। क्लोरोफिल ए जो है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलता है रेड लाइट में, तो क्लोरोफिल ए जो है वो रेड लाइट में ज़्यादा है। क्लोरोफिल बी जो है वो हमें ब्लू लाइट में ज़्यादा देखने को मिलता है, तो क्लोरोफिल बी जो है असेसरी पिगमेंट है, मोर इन द ब्लू लाइट देन द रेड। तो लाइट की क्वालिटी भी डिपेंड करती है उसके मोर इफिशिएंट होने के लिए। नेक्स्ट थर्ड हम बात करते हैं लाइट की ड्यूरेशन। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द हायर इन द इंटरमीडिएट लाइट देन द कंटिन्यूस लाइट। हमने एक लीफ लिया है जिसको हम कंटिन्यूस लाइट दे रहे हैं और एक लीफ लिया है जिसको हम इंटरमीडिएट लाइट दे रहे हैं। जो कंटिन्यूस लाइट अगर हम दे रहे हैं तो रेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इंटरमीडिएट लाइट देंगे, जैसे डे में लाइट है और डार्क फेज आ रहा है एंड देन लाइट फेज देन डार्क फेज, तो ये जो लाइट जब बनती है तो ये फोटोसिंथेसिस अपना करता है और फूड बनाता है, डार्क में उसको यूज़ करता है, देन नेक्स्ट लाइट में फिर से फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाता है, तो इससे रेट जो है वो इंक्रीज होगा। लेकिन अगर हम कंटिन्यूस लाइट देंगे, कोई चीज़ कंटिन्यू फूड ही बना रही है तो लेकिन एक टाइम पे वो कॉन्स्टेंट हो जाएगी, जिससे रेट उसका डिक्रीज हो जाएगा।
नेक्स्ट फैक्टर इज द कार्बन डाइऑक्साइड। ये कंपनसेशन पॉइंट हो इसे कहते हैं। द पॉइंट एट विच द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, उसे कहा जाता है व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम रेस्पिरेशन बिकम इक्वलेंट टू द कार्बन डाइऑक्साइड विच इज टेकन अप ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। दिस इज नोन एज कंपनसेशन पॉइंट। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।